नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। बुधवार को सिंगापुर पहुंचे पीएम मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ढोल बजाया। मोदी के स्वागत में पहुंचे कलाकार ढोल की धुन पर नृत्य करते नजर आए। लोगों ने पीएम मोदी को भगवा रंग का गमछा भेंट किया। उन्होंने रामचंद्र की जय और गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए। इस दौरान एक महिला ने उन्हें राखी भी बांधी। सिंगापुर यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति समेत कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी 6 साल बाद सिंगापुर के दौरे पर गए हैं। इससे पहले उन्होंने नवंबर 2018 में सिंगापुर का दौरा किया था। वे गुरुवार को संसद पहुंचे, जहां पीएम लॉरेंस बोंग ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने सिंगापुर के पीएम से कहा, आपके प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। इस तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। सिंगापुर सिर्फ एक सहयोगी देश नहीं बल्कि विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सहयोग और स्किल डेवलपमेंट क्षेत्र में अहम एमओयू पर दस्तखत किए हैं। समझौते के मुताबिक दोनों देश सेमीकंडक्टर क्लस्टर डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे। अब चलिए सिंगापुर के बारे में हम जान लेते हैं कि कैसे देश इतना विकसित हुआ। सिंगापुर एक ऐसा देश है जो अपने क्षेत्रफल के मामले में दिल्ली और इस्लामाबाद से भी छोटा है। सिंगापुर ने पूरी दुनिया में बहुत कम वक्त में विकास की बेमिसाल गाथा लिखी थी। जब ये सिंगापुर आजाद हुआ था तब इसके पास शायद ही ऐसी कोई चीज थी जिससे ये देश अपनी गरीबी से छुटकारा पा सके। सिंगापुर के पास न खेती योग्य जमीन थी और ना ही खनिज संपदा। ज्यादातर जनसंख्या झुग्गी बस्तियों में रहा करती थी। इसलिए आज अगर इस देश के ऐश्वर्य की बात करें तो सिंगापुर वो मुल्क है जहां लोगों की औसतन तनख्वाह दुनिया में कई देशों के मुकाबले बेहतर है। एक रिसर्च के मुताबिक क्वालिटी, सेहत, सुरक्षा, उत्पादक के मामले में सिंगापुर दुनिया में सबसे आगे है। यही नहीं, सिंगापुर दुनिया का सबसे महंगा शहर भी रहा है। लेकिन सिंगापुर की कहानी हमेशा ऐसी नहीं है। एक समय ऐसा था जब भारत, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार की तरह सिंगापुर भी एक ब्रितानी उपनिवेश हुआ करता था। ये बात दूसरे विश्व युद्ध के दोनों की है। सिंगापुर को जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है क्योंकि सिंगापुर में ब्रिटिश सेनाओं की भारी मौजूदगी हुआ करती थी। लेकिन साल 1942 में जापान ने ब्रिटेन को शर्मनाक अंदाज में हरा दिया था। तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने हार को ब्रिटिश इतिहास का सबसे बुरा नुकसान और सबसे बड़ा आत्मसमर्पण बताया था। लेकिन 1944-45 में अमेरिकी विमानों ने जापान के कब्जों वाले सिंगापुर पर हमला बोल दिया था। इस हमले में सिंगापुर रोज जोरदार बमबारी की गई थी, जिससे यहाँ के व्यापारिक बंदरगाहों को पूरी तरह नुकसान पहुंचा। बरसों तक पहले ब्रितानी राज, जापानी कब्जे और फिर मलेशिया के प्रभुत्व से आजाद होकर सिंगापुर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सांस ले रहा था। लेकिन इस देश के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जो इसे विकास के रास्ते पर ईंधन देने का काम कर सके। ज्यादातर लोग कच्चे झोपड़ी नुमा घरों में रहने को मजबूर थे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1965 में सिंगापुर की प्रति व्यक्ति जीडीपी 516 अमेरिकी डॉलर और करीब आधी जनसंख्या अशिक्षित हुआ करती थी। इसके बावजूद सिंगापुर ने 1960-1980 तक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 15 गुना वृद्धि करने के नया कीर्तिमान बनाया। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन ई मानते थे कि इजराइल की तरह सिंगापुर को भी छलांग लगाकर आसपास के क्षेत्र, अन्य देशों को भी छोड़ना है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना है। हालांकि एक बर्बादी और छोटे से देश ने चमचमाती इमारतों को मुल्क बनने की प्रक्रिया में सिंगापुर के लोगों को एक बड़ी कीमत भी चुकाई। सिंगापुर की सरकार ने आबादी को नियंत्रित करने के लिए 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर लोगों को लगाना शुरू कर दिया। सिंगापुर की सूरत बदलने में इसकी भौगोलिक स्थिति का भी एक बड़ा योगदान है। ये देश मलक्का जलडमरुद्ध के मुहाने पर स्थित है, जहां से दुनिया का 40% समुद्री व्यापार होकर गुजरात से, जिससे इस देश को भारी कमाई होती है। जिसकी 190 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा और कई गहरे पानी वाले बंदरगाह हैं। तो ऐसे सिंगापुर को आगे बढ़ा और आज भी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।